तो हेलो बच्चों, आज आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम था और होपफुली आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ मच यू आर गोइंग टू स्कोर। एंड तो देखिए, इसमें हम जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है 55/3/1 सेट 1, जो कि आज मतलब 20 Feb 2026 को हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है G1 in x direction after traveling distance x in the field along x-axis, the kinetic energy of the particle will be कि x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपने बतानी है। तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी is your work done, and work done is force into displacement, and force is your QE. X in your case, E is E naught. So force जो हो जाएगा Q E naught into X. So this is your kinetic energy. So option B will be the correct answer. Now second, a loop of side 50 centimeters placed in this magnetic field perpendicular to the plane. If the loop is rotated through this angle, the value of induced EMF will be. देखिए इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर आप देखिए ये आपका कोई लूप है, स्क्वायर लूप। ये इनिशियल पोजीशन है क्योंकि उसने कहा है कि इट इज हेल्ड परपेंडिकुलर, द प्लेन इज हेल्ड परपेंडिकुलर, बट वी टेक एरिया के साथ जो नॉर्मल होता है उसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन एंड दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। ये बी की डायरेक्शन है, ये तुम्हारी ए की डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 0। और फिर इसको रोटेट करके ये रोटेटेड और तब 90 डिग्री में, मतलब थीटा 0 से 90 पर रोटेट किया गया। तो इसके लिए आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड आउट कर लेना है, जिससे आपको ईएमएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर इनिशियल फ्लक्स जो है उसको phi 1 कह देते हैं, जो कि होता है बी ए cos थीटा। इन योर केस बी इज 3, एरिया इज 0.5 square, and cos 0 is your 1, and that will be 0.75 Weber. Now phi 2 obviously will be 0 because cos 90 is 0. So flux EMF will be d I by dt, रेट ऑफ तो कितना चेंज आया फ्लक्स में, तो 0.75 से 0 गया, मतलब 0.75 चेंज आया है। और टाइम में जो टाइम कितना लगा है, दैट इज 0.3, that comes out to be 2.5 volt. But you can see that none of the options gives this value, so this is a doubtful case. A may be the right answer, but see that it is 0.25 volt, it's written here, but it should be 2.5 volt. चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड। ये बहुत इजी क्वेश्चन आया है इस बार, जहां पर आपको इक्वेशन दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो बी फैक्टर होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी इक्वेशन दे रखी है, और जो होती है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू टी। यहाँ पर आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि ओमेगा क्या है और के क्या है। आपसे वेलोसिटी पूछी है, वेलोसिटी की वैल्यू होती है ओमेगा ओवर के, और ओमेगा आपका देखिए कंपेयर करें तो यहाँ पर ये 3 इंटू 10⁻10 हो जाता है, और के की वैल्यू जो है यहाँ पर आपकी 15 हो जाती है। इट इज नॉट 15, इट इज 150, ये 50 हो जाती है, दिस 50। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 2 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम ऑप्टिक्स। यहाँ पर लेंस मेकर्स फॉर्मूला का एप्लीकेशन आया है। अ थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जो कि इसका ये साइड प्लेन है और ये कॉन्वेक्स साइड है। एंड थिन इक्विकॉन्केव, तो ये इक्विकॉन्केव लेंस है। दिस इज इक्विकॉन्केव बिकॉज दिस इज कॉन्केव, दिस इज कॉन्केव, दैट इज कॉल्ड इक्विकॉन्केव। दे आर प्लेस्ड as shown in the figure, assuming both the lenses are made of glass, दोनों का refractive index mu है, and r is the radius curvature of each curved surface, और curved surface कोई सा भी हो तो सबका radius curvature r है। तो बताओ इस combined जो ये combination है इसकी focal length क्या होगी। तो चलिए focal length हम जो अलग अलग लेंस हैं अपने लेंस मेकर फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो ये वाला लेंस है ऊपर वाला, इसकी फोकल लेंथ लेंस मेकर फॉर्मूले से हो जाएगी 1/f म्यू माइनस 1
1/r-1/infinity। ये इन्फिनिटी क्यों ले, रेडियस स्क्वायर क्योंकि ये प्लेन है, प्लेन के लिए इन्फिनिटी लेते हैं। और इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा μ-1/r। अब रही बात ये जो इक्विकॉन्केव लेंस है, इसमें दोनों ही रेडियस कर्वेचर आपके पास गिवन है। तो इसमें एक रेडियस कर्वेचर आप पॉजिटिव लेंगे, एक नेगेटिव लेंगे, बिकॉज क्योंकि लाइट की जो इनकमिंग डायरेक्शन है उस तरफ अगर मेजरमेंट करते हैं तो पॉजिटिव और उसके रिवर्स डायरेक्शन में आप जो है तो इसको वो नेगेटिव लेते हैं। तो जो लेंस मेकर फॉर्मूला है वो यहाँ पर पहले जैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पर 1-r हो जाएगा और यहाँ -1/r हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही r हैं, बट सी दैट दिस वन इज नेगेटिव। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाता है -μ-1/r। तो यहाँ पर इट इज एक्चुअली टू, यहाँ 2 भी आएगा बिकॉज i -r और -r -2/r हो जाएगा। Now you have to find out the combined focal length। combined focal length का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो इसको जब हम टर्न करेंगे, इसको इन दोनों को हम ऐड करेंगे, दिस वन एंड दिस वन, जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -μ-1/r। और जब हम इसको सीधा करेंगे मतलब फोकल लेंथ, तो इसका भी रिवर्स आ जाएगा -r डिवाइड बाई μ-1। तो आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा ये। अब हम करते हैं 5th क्वेश्चन। फेज डिफरेंस बिटवीन टू सुपरइम्पोजिंग वेव्स गिवन बाय अ ब्राइट स्पॉट के लिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उसने पूछा है कि क्या होगा। फेज डिफरेंस पूछा है, तो आप जानते हैं कि पाथ डिफरेंस तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में n लैम्डा होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए, और फेज डिफरेंस जो है वो 2n पाई होता है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। A telescope has objective lens। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ FO जो है वो कितनी दे रखी है, 144 सेंटीमीटर। आई पीस ऑफ फोकल लेंथ यानी कि FE की वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर है। इसकी मैग्नीफाइंग पावर और लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप बतानी है आपने। तो मैग्नीफाइंग पावर के लिए हम दोनों का रेशो लेते हैं, हम जानते ही हैं, एक इजी क्वेश्चन है ये। इसको हमने डिवाइड किया तो 24 आ गया, और फिर इसने पूछा उसने लेंथ कितनी है, तो दोनों फोकल लेंथ को ऐड कर लेते हैं हम। ये हमारे पास इसकी लेंथ आ जाती है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 150। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोटल इंटरसेक्शन डज नॉट अकर। तो देखिए ब्रिलियंस ऑफ डायमंड्स में होता है, ऑप्टिकल फाइबर में भी होता है TIR, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में भी होता है, लेकिन ट्विंगलिंग जो है स्टार्स की उसमें नहीं होता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर रेडिएशन जो है वेवलेंथ की 200 नैनोमीटर गिवन है। इंसिडेंट ने फोटो सेंसिटिव सरफेस, किसी फोटो सेंसिटिव सरफेस पे फॉल होती है, और जहां पर उसका वर्क फंक्शन आपको गिवन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम दिस। तो आपने जो उसमें ये सरफेस था, यहाँ पर इंसिडेंट रेज आई और ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, इनकी आपने काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है E-y। आई क्या है आपका वर्क फंक्शन है, और ई जो है जानते हैं आप h-5 भी बोलते हैं। तो आई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यहाँ पर यूज होगा। तो फाइव तो चलिए आपको गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, 4.2 है, लेकिन आपके पास एनर्जी जो है वो h0 से नहीं फाइंड आउट कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पर आपको वेवलेंथ गिवन है। कर सकते हैं, लेकिन जो है अगर आप डायरेक्ट जानते हैं एनर्जी का फार्मूला 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो यहाँ से एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप लैम्डा की वैल्यू रखोगे 200, तो ये आ जाएगी आपकी 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बस अब इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपने 6.2 में से माइनस कर देना है 4.2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर यहाँ पर आ जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए आप, क्योंकि एच नो अगर होता, मानो एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और नो जो है फ्रीक्वेंसी है, तो अगर आप वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं तब भी आप इसको कर सकते हैं। दोनों दोनों तरीके से वैल्यू आने वाली है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव इक्वल मोमेंटम। The ratio of kinetic energies and de Broglie wavelengths will be। तो दोनों का रेशो पूछा है, एनर्जीज का रेशो और यहाँ पर उनकी वेवलेंथ का रेशो पूछा है। तो देखिए मैं आपको पहले भी बहुत बार कहा है, ये अगर हमें बेसिक फार्मूलाज मालूम है तो हमें कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। अब देखो एनर्जी का फार्मूला होता है p²/2m। अब उसने कह दिया कि अल्फा प्रोटॉन का भी, प्रोटॉन एंड दूसरा है आपका अल्फा पार्टिकल, इन दोनों का मोमेंटम जो है वो सेम है, मतलब p की वैल्यू सेम है। तो आप देख सकते हैं कि अगर p सेम है
और एनर्जी प्रोटॉन की और एनर्जी अल्फा पार्टिकल का रेशो लें इस फॉर्मूला से और दोनों को डिवाइड करें तो अब देखिए कि ई पी और ई अल्फा मतलब प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, तो बस पी तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम दे रखा है, तो ओनली मास का डिफरेंस रहेगा और मास भी इस रेशो में अल्फा ऊपर आएगा न्यूमरेटर में और ये आपका डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये यहाँ पर इस तरह से। अब यू नो दैट जो आपका मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन इट इज 4 टाइम्स 4 1, तो ये 4 1 मतलब 4 यहाँ पर रहने वाला है, मतलब दोनों की डिवीजन करके 4 आने वाला है। सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो कह रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? वेवलेंथ इज गिवन बाई एच ओवर पी। अब जब यहाँ भी वही केस है, मोमेंटम सेम है और एच भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब अगर हम रेशो निकालेंगे प्रोटॉन के लिए और अल्फा पार्टिकल के लिए तो डेफिनेटली 1 1 ही होगा, तो ये 1 निकल के आएगा। तो मतलब हमारा आंसर 4 1 यहाँ पर होने वाला है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सम की तरफ। R1 R2 रेडियाई ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई मास नंबर आर गिवन रिस्पेक्टिवली। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको फॉर्मूला आता है रेडियस का देन इट इज वेरी इजी। यहाँ पर ये a 1/3 एटॉमिक नंबर का 1/3 इंटू आर नॉट इक्वल टू आर होता है। बस इतना सा ही इसके अंदर है। और हमारे पास 2 रेडियाइज हैं, वो इन दोनों का रेशो पूछा है, मतलब R1 जो है वो आर नॉट A1 1/3 होगा, R2 इक्वल टू आर नॉट A2 1/3 होगा। और अगर R1/R2 निकालना है तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आर नॉट तो कैंसिल हो जाएगा। ओनली आपके पास A1/A2 का 1/3 लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 64 और 27 का 1/3 लेना पड़ेगा, और 64 का क्यूब रूट होता है 4 और 27 का क्यूब रूट होता है 3, तो ये 4/3 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। When a forward bias voltage in a semiconductor diode is changed from this to this, फॉरवर्ड बायस को चेंज कर दिया मतलब डेल्टा वी हो गया, कहाँ से कहाँ, 1 वोल्ट से 0.8 वोल्ट, 0.8 वोल्ट तो 1 वोल्ट, तो डिफरेंस जो है हमारा आ गया 0.2 वोल्ट का। और करंट कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, डेल्टा आई कितना है, चेंज फ्रॉम 2 मिली एम्पियर द फॉरवर्ड, मतलब होल उसने चेंज ही बता दिया कि टोटल चेंज जो है वो 2 मिली एम्पियर डेल्टा आई की। द फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, अब बताइए रेजिस्टेंस तो ओम्स लॉ से निकल जाता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। बहुत इजी क्वेश्चन था और मुझे हैरानी होती है कि बच्चे बहुत से कह रहे थे कि बहुत मुश्किल एमसीक्यू है, लेकिन एमसीक्यू जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो 100 ओम यहाँ पर ये आ जाता है। नाउ द प्रोसेस नेम्ड माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन इन ए पी जंक्शन डायोड occurs during, तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंजेक्शन जो होता है इसमें क्या कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन में, तो वो प्रोसेस आपने पहले ही डिटेल में पढ़ रखी है, दैट प्रोसेस यू ऑलरेडी नो बिकॉज दिस अकर्स ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग एज मेजॉरिटी कैरियर्स क्रॉस द जंक्शन, क्योंकि जब मेजॉरिटी कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस करते हैं तो ये प्रोसेस होती है, और ये कब होती है जब फॉरवर्ड बायस हम पीएन जंक्शन को करते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 to 16, ये assertion और reason based क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले 13 क्वेश्चन। इन अ Wheatstone bridge circuit, if we interchange the position of a cell and the galvanometer, the balance condition is this one remains unchanged. Reason P by Q equal to RS, जो बिल्कुल बराबर है Q by S equal to PR। सो बिल्कुल सही, इसका assertion बिल्कुल सही है और रीजन भी बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि एक बेसिक और मैंने अपने वीडियोस में जब इसको एक्सप्लेन किया था इस डेरिवेशन को तब भी आपको ये बताया था। नाउ a cylindrical soft iron core in a moving coil galvanometer only makes the magnetic field radial, so and does not affect the strength of the magnetic field, so this is absurd idea। हम उसको बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए वहां रखते हैं, और वो अकेला ऐसा नहीं है कि वो उसको रेडियल बनाता है, उसका सॉफ्ट, तो ये बिल्कुल एसेशन ही बिल्कुल गलत है। और दूसरा, इन मूविंग कॉइल बैरोमीटर द प्लेन ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, कि जो मूविंग कॉइल बैरोमीटर है, जो प्लेन है कॉइल का, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये भी करेक्ट सच रीजन नहीं है कि ऑलवेज जो है वो परपेंडिकुलर रहता है। रेडियल फील्ड में जो रेडियल डायरेक्शन है फील्ड की उस तरफ वो परपेंडिकुलर रहेगा, बट नॉट ऑलवेज। तो इसलिए इसका मेरे हिसाब से डी ऑप्शन होना चाहिए। नाउ फोटो इलेक्ट्रिक करंट
depend upon the intensity of the incident radiation. ठीक है, stopping potential is independent of the intensity of the incident radiation. हाँ, मतलब दोनों ठीक हैं, पर इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। देखिए, फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, जो इंसिडेंट रेडिएशन की है, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। Both the statements are correct. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of the assertion. तो इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पर B इसका आंसर होना चाहिए। Nuclear forces are always attractive, not at all. The nuclear force between protons and neutrons is weak force. No, it is strong force. तो ये दोनों ही wrong है, तो इसलिए मेरे हिसाब से इसका D ऑप्शन होना चाहिए। अब हमारे पास आ रहा है 17th क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर इस गिवन फिगर में वो कह रहा है कि A और C को एक वायर से कनेक्ट कर दिया हम, और वायर से जब कनेक्ट किया तो इसका वायर का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। तो एक तरह से ये सर्किट जो है यहाँ पर क्लोज हो गया ए और सी के बीच में। तो पोटेंशियल की वैल्यू वी ए और सी पर सेम होगी। तो उसने पूछा है कि वी बी और सी के बीच में बताओ पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो एक तरह से अगर हम देखें कि लूप बन गया है, और इस लूप में जो है हम पोटेंशियल कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। देखिए कि जो करंट है इस ब्रांच में बी से सी तक वो आई है, क्लियरली आप देख सकते हैं ये आई है, और पोटेंशियल बी पर आप मान लीजिए उसको हम वी बी कहते हैं, दिस इज वी बी, दिस इज वी सी एंड दिस इज वी ए। और जब आप बी से जब आप बी से सी की तरफ मूव कर रहे हैं इस 3 ओम के रेजिस्टेंस में से, तो बेट जो ईएमएफ है वो है आपका 4 वोल्ट। क्लियर। तो अब आप अगर वीसी फाइंड आउट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू साइन कन्वेंशन अगर हम सब फॉलो करें, तो वीसी मस्ट बी इक्वल टू वीबी माइनस 3i प्लस 4, ये यहाँ पर होना चाहिए। अब आप इस बात को समझना है कि हाउ वी हैव रिटन दिस थिंग। वीसी पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी लेस व्हाट वी हैव टू क्या लेना पड़ेगा 3i, बिकॉज ये जो आई आर की वैल्यू होती है दिस इज ऑल्सो वी, so that much potentially you have to reduce due to the very polarity of that। आप देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और आप जो है करंट के फ्लो को पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरो जो है नेगेटिव से मतलब रिवर्स डायरेक्शन में ये एरो यहाँ पर लगा हुआ है। तो वी बी यहाँ पर इसलिए माइनस साइन यहाँ आएगा, और दिस इज एक्चुअली द ड्रॉप ड्यू टू द रेजिस्टेंस एंड दिस इज द इंक्रीज ड्यू टू द बैटरी। आप यहाँ पे इस तरह समझ सकते हैं कि बैटरी ने इसको इनहेंस करा है, और जो आपका रेजिस्टेंस है वो इसको डिक्रीज कर रहा है। जो वी बी मतलब वी सी से आप बी तक गए और कितना पोटेंशियल में ड्रॉप आया, दैट इज गिवन बाय दिस थिंग। तो यहाँ से हम वी बी माइनस वी सी निकाल सकते हैं, जो कि आपके पास हो जाएगा 3i माइनस 4। तो लिटिल बिट ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और अगर आप इसमें प्रॉपर लॉजिक लगाएं तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। नाउ बी पार्ट जो है इसका ये रिलेटिवली इजी है, क्योंकि ईएमएफ जो है बैटरी का दे रखा है, बैटरी का ईएमएफ दे रखा है, इसको हम अलग पेज पे और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर दे रखा है कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। इफ द करंट इन द सर्किट इज 3 एम्पियर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर एंड टर्मिनल वोल्टेज। तो ये चीजें पूछी हैं, तो इसका तो आपने प्रैक्टिस किया होगा, देख लिया यहाँ पर हम इसको सोल्व करके दिखा देते हैं। देखिए ईएमएफ जो है वो 21 वोल्ट है, स्मॉल आर की वैल्यू 3 ओम है, करंट जो है 3 एम्पियर है। अब आप जानते हैं कि आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर, ये तो आपने लर्न कर रखा है। इसमें सभी वैल्यूज को पुट अप कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आर प्लस 3, और यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो आर आ जाएगा आपके पास 4 ओम। ठीक है, नाउ रेजिस्टेंस एक पार्ट हो गया। अब हम निकालते हैं टर्मिनल वोल्टेज, और टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वी माइनस आई। तो ये हो गया 21, और ये 3, ये भी 3 है, और ये 21 माइनस 9, ये आपके पास 12 वोल्ट। तो ये आपके पास 12 वोल्ट आ जाता है। तो इस तरह से आप इसका जो बी पार्ट है क्वेश्चन का वो भी कर सकते हैं। चलिए पेपर पर वापस, तो हमने बी पार्ट को रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज इस तरह से फाइंड आउट कर लिया। नाउ अगला जो क्वेश्चन है आपका कि वाई साउंड वाई डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड इज मोर कॉमन इन डेली एक्सपीरियंस, कि ऐसा क्या होता है
कि साउंड जो है वो हमें मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रैवल करती, वो ज़्यादा डिफ्रैक्ट होती है, वो कॉर्नर्स पर बेंड हो जाती है। डिफ्रैक्शन होता क्या है? कॉर्नर्स पर बेंड होना। तो ऐसा क्यों होता है? वाई सच थिंग हैपन्स? तो इसको हमने बहुत बार क्लास में भी आपको बताया है, क्योंकि डिफ्रैक्शन जो है वो सिग्निफिकेंट बन जाएगा जब वेवलेंथ जो होगी किसी वेव की वो कंपेरेबल होगी साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल। अब जो साउंड की वेवलेंथ होती है वो तो मीटर्स में होती है, और जो हमारे दरवाजे खिड़कियां हैं वो भी मीटर में होते हैं। तो इस कारण से जो है वो डिफ्रैक्शन मोर प्रोनाउंस्ड है, क्योंकि वो कंपेरेबल है दोनों का। तो मतलब साउंड की वेव और हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स जो हम जहाँ देखते हैं, उनका वेव को कंपेयर कर सकते हैं इसी, उनके बराबर जैसी है। लेकिन जो लाइट है उसकी वेव लेंथ एक्सट्रीमली स्मॉल है, मतलब नैनोमीटर्स में, तो वो डिफेक्ट इजीली नहीं हो पाती है। उसके लिए कितने छोटे साइज के इंस्ट्रूमेंट आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे, जैसे कि हम लेजर से एक हमने ह्यूमन हेयर जो है एक बॉल के साथ या किसी दो ब्लेड लेके उनके बीच में स्लिट क्रिएट करके हमने डिफ्रैक्शन किया था, तो हम तो वहाँ पर जो स्लिट है या जो ह्यूमन हेयर है वो उसका जो साइज है उस वेवलेंथ से कहीं ना कहीं कंपेरेबल हो जाता है, और वो डिफ्लेक्शन वहाँ पर हो पाता है। तो एक ईजी सा क्वेश्चन था ये, और होपफुली सबने इसका आंसर दे दिया होगा। 19th, एक्सप्लेन द टर्म मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, हाउ दे आर रिलेटेड। तो आई थिंक ये तो सबको ही मालूम होगा कि मास डिफरेंस जो है डिफरेंस होता है बिटवीन सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड द एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस। जो उसके न्यूक्लियंस होते हैं उनका अगर हम सम लें, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूक्लियंस, और फिर उसका एक्चुअल मास लें, अगर उन दोनों में डिफरेंस अगर आता है, किसी न्यूक्लियस का मास और उसके जो न्यूक्लियंस है उनके मास में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। और बाइंडिंग एनर्जी क्या है? वह एनर्जी जो रिक्वायर्ड है किसी न्यूक्लियस को उसके पार्ट्स में तोड़ने के लिए, इट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। और फॉर्मूला तो आप जानते हैं, E B इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, फेमस आपकी इक्वेशन। तो दैट इज रिलेटेड बाय दिस वन, दिस डेल्टा एम इज योर मास डिफेक्ट एंड E B इज योर बाइंडिंग एनर्जी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इसी की कैटेगरी में आएंगे और सभी बच्चे इनको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बाय कंजर्वेशन। देखो ये क्वेश्चन भी एक बहुत देखा जाए तो बहुत सिंपल हम इस क्वेश्चन को कह सकते हैं, क्योंकि उसने एक इंपॉर्टेंट चीज जो है तुम्हें बता दी कि उसने कह दिया कि एक मास जो था m, वो टू मासेस में टूट गया, M1 और M2, और वेलोसिटी भी उनकी नॉन जीरो है, मतलब इसकी V1 और V2 वेलोसिटी हो सकती है। तो आपने बताना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है वो h/p है। तो यहाँ से p से आपको हिंट मिल रहा है कि मोमेंटम अगर मालूम हो गया तो आप जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ तो बता ही देंगे। अब क्योंकि मास m जो है टू फ्रेगमेंट्स में टूटा है, और जब कंजर्वेशन ऑफ जो हमारा मोमेंटम होता है, अगर कोई मास जो है सेपरेट हो जाए रेस्ट पोजीशन से, तो उसका जो उसके फ्रेगमेंट्स हैं उनका मोमेंटम भी सेम होना चाहिए। मतलब मास और वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है लेकिन उनका प्रोडक्ट डिफरेंट नहीं होगा। p विल बी सेम। h ऑलरेडी कांस्टेंट, तो h पहले से कांस्टेंट है, p भी सेम होगा, तो फिर लैम्डा भी सेम होगा। और अगर लैम्डा सेम रहा तो फिर रेशो क्या होगा? 1:1 होगा। तो इसमें आंसर आपका 1:1 ही आएगा। कि चाहे पार्टिकल जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, लेकिन मास जो है जो उनका मोमेंटम है वो सेम रहेगा। मोमेंटम का मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन में भी रिवर्स्ड। वो तो आप इलेवंथ क्लास से आप जानते हैं मोमेंटम की डायरेक्शन जो है किस तरह से जब वो सेपरेट होते हैं, बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। और यहाँ पर वेवलेंथ के लिए मैग्नीट्यूड ही चाहिए, मोमेंटम जो है वहाँ पर हम तो यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये 1:1 रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 पे की बात करते हैं। हाउ द चार्ज कैरियर्स क्रिएटेड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सप्लेन। तो किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कैसे क्रिएट होते हैं? वेरी सिंपल, थर्मल एक्साइटेशन। जब आपने कोई एक्सटर्नल कुछ भी करंट या कुछ भी उसमें नहीं दिया, तो कहाँ से बन रहे हैं चार्ज कैरियर्स? किधर से मिल रही है एनर्जी? ओनली टू थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एक्साइटेशन से वो क्रिएट होते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स को एनफ एनर्जी मिल जाती है, और वैलेंस बॉन्ड टूट जाते हैं, और वो वैलेंसी बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में पहुंच जाते हैं, और उनके पीछे रह जाते हैं होल। तो इस तरह से यहाँ पर चार्ज कैरियर्स क्रिएट होते हैं। तो ये यहाँ पर आपके 2 मार्कस एंड होते हैं। और जहाँ तक देखा जाए कुल मिला के बहुत मुश्किल इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोड़कर इस पार्ट को, और यहाँ पर जानबूझ के डाल दिया गया है कि बच्चे बस यहाँ उड़ जाएं और लगे रहें इसमें, और अपना वैल्यूएबल टाइम जो है वो वेस्ट कर दें, जहाँ पर उनके आगे जो है देखो सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो ये एक तरह सा ट्रिक जो है कट करना पड़ेगा से। चलो, तो जो भी है अब हम करते हैं सेक्शन सी। एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट आई ऑफ द कंडक्टर।
तो ये एक सिंपल डेरिवेशन है, इसको हम यहाँ पर तो क्या ही करेंगे क्योंकि बच्चे इसको डेफिनेटली एग्जाम में करके जाते हैं और होपफुली ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डेरिवेशन है सब बच्चों ने कर दिया होगा एंड दैट विल फेच यू 3 मार्क्स। 3 मार्क्स आपके इसमें आने वाले हैं अगर आपने इसको सही ढंग से किया तो। और यहाँ पर दूसरा इसमें बी पार्ट है, how will be affected when length of the conductor is doubled keeping the voltage applied across the conductor is constant। तो वो भी आप जो है जो फॉर्मूला है वोल्टेज का उसने आप कंपेयर करके इसे इजीली बता सकते हैं। तो इतने सिंपल क्वेश्चंस को जो आपको ऑलरेडी वेल नोन है उनको डिस्कस करने का कोई इतना औचित्य नहीं है, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। 23 देखने में लगता है कि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है लेकिन रिलेटिवली इजी है क्योंकि जो कंसेप्ट है वो एक सिंपल कंसेप्ट यहाँ पर इसने पूछ रखा है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, हम यहाँ करते हैं a circular coil of 30 turns, radius 8 centimeter, carrying current 6 ampere, is suspended vertically in uniform horizontal magnetic field of 1 Tesla, field lines fixed, angle दे रखा है, magnitude of the external torque that must be applied to prevent the coil from turning. What would happen if the coil is replaced by planar coil or of irregular shape enclose the same area keeping other parameters unchanged। तो चलिए इसको अब पेज पे हम सॉल्व करते हैं। We will take this on that page। Yes, okay। इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो दे रखे हैं 30। ओके, रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर जो कि बन गया आपका 0.08 सेंटीमीटर। करंट है आपका 6 एम्पियर और मैग्नेटिक फील्ड है आपका 1 टेस्ला और एंगल जो है वो प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ 30 डिग्री है और जब थीटा है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द कॉइल के बीच में वो आपका क्योंकि वो 90 पर है और 30 और बन रहा है तो जो बीच का एंगल है वो वहां पर बनने वाला है। अब हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है वो मैं आपको बहुत बार कहा है, इसको याद करके जाइए। एन आई ए, यहाँ पर इसको फिर से देखते हैं, एन आई ए बी साइन थीटा। एरिया हम अलग से फाइंड आउट कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे पाई आर स्क्वायर से और ये आएगा आपका 0.00201 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर n हो गया 30, आई करंट हो गया 6, एरिया है 0.0201 और मैग्नेटिक फील्ड है आपका 1 और साइन 60 डिग्री। तो इन सब को अगर हम लें तो ये नियरली इक्वल टू 3.133 न्यूटन मीटर आपका टॉर्क निकल कर आएगा। बस इसमें की ही बात मेन है कि आप थीटा करेक्ट अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर तो ये की सिंपल टॉर्क के फॉर्मूले में अप्लाई करना ही रह जाता है। दूसरी बात उसने कही कि अगर इसमें इरेगुलर शेप हो जाए तो क्या होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टॉर्क जो है वो अनचेंज रहेगा क्योंकि टॉर्क जो है वो एरिया पर डिपेंड करता है ना कि शेप पे। तो इरेगुलर शेप हो गई बट वो कह रहा है कि बाकी पैरामीटर तो ठीक सेम है, तो यहाँ पर एरिया की डिपेंडेंसी है टॉर्क की, तो शेप की तो नहीं है कि इरेगुलर शेप के लिए भी टॉर्क वही रहने वाला है। तो एक ही क्लासिकल क्वेश्चन था जो ऑफन एग्जाम में रिपीट होता है। नाउ इसका बी पार्ट भी हम यहाँ देख लेते हैं, बी पार्ट में क्या किया गया है। अल्फा पार्टिकल ऑफ मास दिस वन has charge this one and having energy this one enter region of uniform magnetic field। ये क्वेश्चन तो जो अल्फा पार्टिकल हो गया चार्ज पार्टिकल हो गया मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करना है, दिस इज मतलब मस्ट है, ये आता ही है। तो इफ फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और फील्ड की डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर दे रखी है, तो रेडियस निकालना है, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ पर रेडियस फाइंड आउट करना आता है। मैग्नेटिक फील्ड दिया होता है और चार्ज दिया होता है, एनर्जी दी होती है। तो mention the condition with the particle in the region described helical or ghost state। कभी स्टेट आएगा और कभी हेलिकल बनेगा, इसका पाथ ये हमें बताना है। तो चलिए इसको करते हैं हम सेपरेट पेज पर। तो देखिए यहाँ पर पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो गिवन है, दैट इज 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कन्वर्ट कर लेते हैं 8 इंटू मेगा इंटू इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 और फिर इसमें मास है 6.4 × 10⁻27, चार्ज है 3.2 गिवन है ये तो, और फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है 0.5 टेस्ला है। तो फॉर्मूला अगर आपको आता है और मैंने वीडियोस में भी इस पे एम्फेसाइज किया था कि इसको लर्न कर लो, रेडियस जो भी आप देख भी सकते हैं वीडियोस में जाके, बस ये सब वैल्यूज प्लग इन करनी है, ऑल दीज वैल्यूज यू नो टू एम्प्टी
तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, बस आप देख लीजिए, सारी वैल्यूज को रखना है और ये जो है आपका आंसर रेडियस निकल आएगा। नाउ व्हाट इज ही लेफ्ट इज, तो आपने याद रखना है कि हेलिकल पाथ जो है वो सभी एंगल्स पे होता है, बस एंगल क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए, 180 ना होना चाहिए। इन एंगल्स को छोड़ के बाकी सभी जो है वो एंगल्स पर एंटर करे मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और यहाँ से अगर वो एंटर करे तो हेलिकल पाथ को बनाने वाला है। लेकिन अगर वो 0 डिग्री पर एंटर कर रहा है, मतलब ऐसे यहाँ से, तो स्ट्रेट निकल जाएगा, और अगर वो इधर से आ रहा है तब स्ट्रेट निकल जाएगा। 0 और 180 पर नहीं होना चाहिए। 90 पे अगर करे तो बस वो सर्कुलर पाथ एग्जीक्यूट करेगा, बस वो हेलिकल पाथ नहीं करेगा। अदरवाइज इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने पेपर के ऊपर। क्वेश्चन पेपर हमारा इधर है। यस, डिस्कस द बिहेवियर ऑफ एन इंडक्टर connected to a DC source and a high frequency source। तो हम आपको बताते ही आए हैं कि जो आपका इंडक्टर है वो डीसी सोर्स के लिए, वो उसके लिए कुछ भी, क्योंकि एफ की वैल्यू डीसी के लिए क्या होती है, आइडियल एफ की वैल्यू 0 होती है, और जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, उसकी वैल्यू होती है एक्स एल इक्वल टू 2 पाई एफ एन। और एफ अगर यहाँ पर 0 कर दें तो एक्स एल भी क्या हो जाएगा, 0। मतलब वो तो बहुत लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और जब लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो वो एक सिंपल कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है, मतलब डीसी से उसका कोई लेना देना नहीं रहता है। जैसे किसी वायर को कनेक्ट कर दो, या फिर उसको हम गोल उसकी मतलब कुंडली बना के सोलेनॉइड बना के लगा दो, तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर डीसी। बट फॉर एसी, एसी में फ्रीक्वेंसी का देखो रोल है कि फ्रीक्वेंसी हाई होगी किसी एसी की तो एक्सएल भी बहुत हाई हो जाएगा, और जब एक्सएल हाई होगा तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो गया तो वो फिर एसी को ब्लॉक कर देगा, इट डज नॉट अलाउ टू डीसी टू पास। तो इस तरह से हम ये एसी और डीसी में बिहेव करता है आपका इंडक्टर। और दूसरा इसमें पार्ट है बी पार्ट 24 का बी, व्हाट इज फेज रिलेशन बिटवीन करंट, और हमको कितना आपको रटवाया है हमने ये क्लासेस में कि करंट और वोल्टेज का रिलेशन में पूछेगा ही पूछेगा। वो फेज रिलेशन आप इसको याद करके जाइए, और फेजर डायग्राम याद करके जाइए। और सिर्फ आप, हमने कहा था कि आप सिर्फ एलसीआर करते रहते हैं, एलसीआर को छोड़कर कई बार वो सिर्फ और सिर्फ कभी कैपेसिटर इंडिविजुअल के लिए पूछ सकता है, कभी वो आपके लिए जो इंडक्टर है उस अकेले के लिए पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पर आ गया इंडक्टर के लिए, तो इंडक्टर के लिए आप कह सकते हैं कि जो करंट है वो लैग करता है वोल्टेज को बाय फेज एंगल ऑफ पाई/2। सो व्हाट शुड यू राइट, दैट करंट लैग्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ पाई/2। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, और लैग करता हुआ डायग्राम आपने बना देना है जहां पर एक तरफ वोल्टेज एक तरफ करंट और दोनों के बीच में एंगल पाई/2, और उस फेजर डायग्राम में आपने लैग करता हुआ दिखाना है करंट को, और वोल्टेज को ऐड दिखाना है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। Now, as far as question number 25 is concerned, depict the variation of E with B with respect to the direction propagation of electromagnetic wave. Right, there are two important characteristics. तो ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि डायग्राम कैसे बनाना है, कि आप इस तरह से यहाँ पर हमने यहाँ से ऐसे करना है इसको, ऐसे इस तरह से, और इस प्लेन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेना है, इस प्लेन में आपने मैग्नेटिक फील्ड ले लेना है, और इस तरह से इसको आपने डिपिक्ट कर देना है। मतलब दोनों ही वेक्टर जो हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर मैग्नेटिक वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और ये दोनों ही इसके प्रोपगेशन की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होंगे। मतलब डायरेक्शन जो है वो ई क्रॉस बी के तरफ रहती है, इसको आपको हमने कई बार बताया है। तो ये ट्रांसवर्स है नेचर में, और इनके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, इनकी ट्रांसवर्स इनकी मोशन के लिए, इनके आगे बढ़ने के लिए, इनकी प्रोपगेशन के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। अच्छा, रही बात वेलोसिटी की कि हम वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। वेलोसिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो यहाँ पर ये वैल्यूज आप रख दीजिए सारे की सारी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और म्यू नॉट की वैल्यू होती है, सॉरी, म्यू नॉट की वैल्यू को आपने पुट कर देना है जो कि है यहाँ पर आपकी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपने इस तरह से इसको लिखना है। चलिए हम पेपर पर फिर से वापस चलते हैं। तो ये शो आपने इस तरह से ही करना है, मतलब वैल्यूज को पुट करके।
is the velocity of EM wave in free space. क्योंकि जब आप वैल्यूज पुट करेंगे 3 × 10 और 8 आनी है, और 3 × 10 8 किसकी होती है? वेलोसिटी होती है लाइट की, मतलब EM वेव की वेलोसिटी होती है। तो बस ऐसे इसको शो कर सकते हैं। Now see that a ray of light traveling through a rectangular glass slab, refractive index 3/2. रे ऑफ लाइट है वो ट्रेवल कर रही है किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 3/2, एंड इज इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्लास एयर इंटरफेस। और वो इंसिडेंट है यहाँ पर जो ग्लास एयर इंटरफेस है, ये है ग्लास और ये है एयर, इस इंटरफेस पर इंसिडेंट होती है। ये ट्रेवल करती आई और यहाँ पर इंसिडेंट हो गई, ठीक है। इंसिडेंट एट द क्रिटिकल एंगल ऑफ द प्रूव मीडिया, और ये ऐसे एंगल पर इंसिडेंट हुई है जो कि क्रिटिकल एंगल, मतलब ये स्पेस ने टोटल इंटरवली ये इसने ग्रेज करना है इसको, इंटरवली जो आईसी पे इसको ग्रेज करता है, इस सर्फेस को ग्रेज करता है ना, मतलब आईसी से थोड़ा सा ही बड़ा होगा वो इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ नहीं जाएगा अभी। आईसी से बड़ा होने पे इंटरनल रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन आईसी पे एग्जैक्टली ग्रेज करता है, ठीक है। तो दैट स्लैब इज देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद वाटर, फिर ये स्लैब जो है वो पानी के कांटेक्ट में लेके आई जाती है, so that a thin horizontal layer of water is formed on the surface of the slab. तो यहाँ पर जो है एक थिन लेयर बन जाती है पानी की इसके स्लैब की सरफेस के ऊपर। Now find the angle at which the ray will emerge into air from the water air interface. तो यहाँ पर जो वाटर एयर इंटरफेस है, मतलब यहाँ इसको पानी से टच करवा के इसको भी हटा दिया और ये फिर से यहाँ पर एयर इंटरफेस बन गया, ये वाटर और ये एयर, तो इससे जो है वो रिफ्लेक्ट होके इधर आएगी। तो आपने बताना है कि वो किस एंगल पर एमर्ज होगी इस इंटरफेस से। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पर क्वेश्चन है, क्योंकि जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो आपका 1.5 होता है, मतलब 3/2 हम कह सकते हैं, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो यहाँ पर 4/3 दे रखा है। तो इनिशियल कंडीशन वो कह रहा है कि उसने क्या किया, क्रिटिकल एंगल बनाया शुरू में, और क्रिटिकल एंगल के लिए जो साइन सी होता है, मतलब क्रिटिकल एंगल जिसे बोलते हैं, वो 1/μ होता है, यू वेरी वेल नो। और वो हुआ ग्लास के लिए, और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 है, वही मतलब ये 2/3 बन गया। तो यहाँ से सी आप बता निकाल सकते हैं, मतलब साइन सी जो है वो आपका 2/3 बन गया, ठीक है। तो अब वाटर इसमें ऐड किया गया और रेड ट्रेवल फ्रॉम ग्लास टू वाटर। अब जब जैसे ही उसमें यहाँ पर उसके सरफेस पर हमने वाटर को ऐड किया, अब जो रे है वो ग्लास से वाटर में जाती है, फिर वाटर से एयर में जाएगी। तो जब मैंने आपको बताया था कि इस तरह से मिक्स ऑफ मीडिया आ जाता है, तो आप किस तरह का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं, देखिए उसमें हम कहेंगे कि जो म्यू है ग्लास का और साइन जो है हमारे पास सी है, दैट मस्ट बी इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर इनटू साइन जो थीटा है जो पानी के साथ बनने वाला है, ठीक है। अब ग्लास का जो स्नेल्स लॉ से जानते हैं ना कि रेशियो ऑफ साइन जो है साइन आई अपॉन साइन आर जो है रेशियो ऑफ देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, वहीं से हमने इसको रिलेशन को लिखा है। तो यहाँ पर जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 है, और साइन सी आपने 2/3 निकाला, ठीक है। और ये वाटर का दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो यहाँ से आप साइन थीटा जो है पानी के लिए निकाल सकते हैं। पानी के लिए जब निकालेंगे यहाँ से आप देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू 4/3 साइन थीटा वाटर, और यहाँ से साइन थीटा वाटर जो है आपका 3/4 हो जाता है। तो चलिए ये जो है उस इंटरफेस की बात हुई, ये फॉर्मूला वहां पर अप्लाई किया जब वो ग्लास से वाटर में आया। बस एक बचा है, अब अरे कहाँ ट्रेवल कर रही है, अब वाटर से एयर में, तो उसके लिए भी सेम यही एनालॉजी हम लगाएंगे, मतलब हम कहेंगे ऑफ वाटर म्यू ऑफ वाटर इनटू साइन थीटा ऑफ वाटर इक्वल टू म्यू ऑफ एयर इनटू साइन थीटा ऑफ एयर। यही होता है जब हम अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ को, मतलब उसी का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी का ही वो एंगल, और बराबर रखते हैं सामने वाले का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू सामने। मतलब ये इजी तरीका है इसको लर्न करने का इंस्टेड ऑफ रेशियोज। तो चलिए हम वैल्यूज रख देते हैं, 4/3 है हमारे पास, ये हमने 3/4 निकाला, और यहाँ से हमने 1 निकाला, 1 है एयर के लिए निकाला क्या, और ये साइन थीटा जो है एयर के लिए, तो ये सब कैंसिल हो गया, और साइन थीटा एयर के लिए 1 निकल गया, मतलब थीटा एयर के लिए 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब तो ये हुआ। दैट इज योर फाइनल आंसर कि जो रे है वो बिल्कुल 90 डिग्री आ गया, तो वो ग्रेज करेगी
वाटर एयर सरफेस को, मतलब वाटर और एयर का वो ऐसे ना कहीं रिफ्लेक्ट होकर वो सीधी यूं इसको ब्रेज करती इधर से निकल जाएगी। तो दैट्स व्हाट इस आंसर। तो स्नेल्स लॉ का एप्लीकेशन एक क्वेश्चन था, और अगर हम इसको बिल्कुल सही ढंग से अप्लाई करें तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट सम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, सब बच्चों को आता होगा मेरे ख्याल से। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ना आता हो कि न्यूक्लियर फिजन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, कि वन एग्जांपल ऑफ ईच अदर। सो वेरी वेल नोन question. With the help of circuit diagrams, explain briefly the forward biasing and reverse biasing. This is another very simple common question जो रिपीट होता है एग्जाम में और सब बच्चे इसको करके जाते हैं। वर्किंग ऑफ द इंजंक्शन, जहाँ पर उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग को एक्सप्लेन करना है। नाउ जो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं, इनको हम देख लेते हैं कि किस तरह के इस बार सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कैपेसिटर से रिलेटेड। तो कैपेसिटर से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, चलिए रुक जाओ थोड़ी देर। आई जो है अभी आपने फाइंड आउट किया पॉइंट 2, क्योंकि लॉन्ग टाइम की स्टडी स्टेट आ गई और कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो बस करंट जितना फाइंड कितना है, पॉइंट 2 है। रेजिस्टेंस टोटल कितना है, 15 है। तो आपके पास नहीं, यहाँ कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस सिर्फ 10 ओम का ही है। तो यहाँ पर 15 ना लेके हम 10 लेंगे। तो जब 10 लेंगे तो 2 वोल्ट आएगा। तो 2 वोल्ट आएगा तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा सही, 2 वोल्ट। फोर्थ में चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड, चार्ज की वैल्यू होती है क्यू इक्वल सी वी, और सी है आपका, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में है किसके साथ, 10 ओम रजिस्टर के साथ, तो वोल्ट जो क्रॉस जो है सिर्फ 2 वोल्ट है। तो यहाँ पर जो दोनों कैपेसिटर्स की इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकल के आई थी वो कितनी थी, 2 माइक्रोफैराड। तो सी की जगह हम सी इफेक्टिव लेंगे और वोल्टेज की जगह हम यहाँ पर 2 वोल्ट लेंगे, क्योंकि 2 वोल्ट यहाँ पर निकल के आई है। तो इफेक्टिव भी 2 माइक्रोफैराड और ये 2, तो ये 4 माइक्रो कूलम जो है आपका चार्ज हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपको यहाँ पर सही होने वाला है। So I think you got my point. Only the wire between the two capacitors cut at point B, the current in the circuit will be, करंट सर्किट में क्या होगा, बताइए क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन द सेम, फर्स्ट इंक्रीज देन बिकम स्टेबल। कहाँ पर कट की गई वायर, पी पॉइंट पर कट कर दी गई। पी पॉइंट पर कट कर दी गई तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब आपने कनेक्शन ही कट कर दिया तो सर्किट में करंट क्या रहेगा फिर। अगर हाँ पी पर कनेक्शन कट कर दिया तो सर्किट में करंट, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक वो कनेक्टेड थे और वहां पर करंट वैसे ही फ्लो नहीं कर रहा था, तो इसलिए वो रिमेन द सेम रहेगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 वो देखिए। A charged particle Q in electric field E experience a force। ये भी कहानी वही थ्योरेटिकल जो हमने थ्योरी पढ़ रखी है कि कोई Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड E में जब उसको रखा जाता है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक उसके फोर्स लगता है, एज ए रिजल्ट मैग्नेटिक एनर्जी चेंज होती है। सिमिलरली द चार्ज पार्टिकल आल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन इट मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में इसको ये एंटर करता है तो वहां भी ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो परपेंडिकुलर होता है किसके साथ, वेलोसिटी के साथ चार्ज पार्टिकल की, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर दोनों के साथ होता है, वेलोसिटी के साथ भी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ। सो इट कैन नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में कैपेबल नहीं है। कंसीडर टू चार्ज पार्टिकल्स 1 एंड 2। दो पार्टिकल्स हैं, एक का मास m है, एक उसका आधा, एक पे चार्ज -q है, दूसरे +2q है। दे आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, उनको भी एक्सेलरेट किया गया कहाँ से कहाँ, थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस v। दोनों पे सेम पोटेंशियल से हमको एक्सेलरेट किया गया। एक पे काइनेटिक एनर्जी k1 आ गई, दूसरे पे k2 आ गई। देन दे एंटर इन द रीजन ऑफ यूनिट 1, और दोनों ही एंटर करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड b में, और परपेंडिकुलर टू देम वेलोसिटीज जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बिल्कुल वो उसकी परपेंडिकुलर है। तो बताइए कि उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। अब देखो जो काइनेटिक एनर्जी होती है k इज टू वी, और जब हम दोनों पार्टिकल्स की अलग अलग एनर्जी निकालें तो हम जानते हैं उसने दे रखा है, इस पे चार्ज q है और दूसरे पे चार्ज 2q है, तो सब कैंसिल हो गया, 1/2 बचा। तो बस ये ए ऑप्शन हो गया। फिर इसमें जो है टू रेडियस, उसने पूछा है रेडियस का रेशियो बताओ। तो रेडियस का फार्मूला क्या होता है, इस पर एक बार पहले भी कर चुके हैं इसका यूज, ये बहुत पसंद आया इसको, इस बार पेपर सेट करने वाले को रेडियस वाला फार्मूला। लेकिन दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं तो इसलिए
यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यूज रख देंगे। अगर हमने R1 और R2 को कंपेयर करना है तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 2m1, या m नहीं, m लिखें क्योंकि वो ट्वाइस आना उसका दूसरे का आधा मास है। तो यहाँ 2n, वैसे 2 से कैंसिल हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, लिख दिया तो लिख दिया। यहाँ काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका q² एंड इट्स डिवाइडेड बाई अनदर R2 √2, मास है आधा m/2, और काइनेटिक एनर्जी में रेशियो है 2। ठीक है, और चार्ज जो है बी मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, तो इसलिए बी मैंने नहीं लिखा। और यहाँ पर उसने कहा है कि चार्ज कितना था, यस इट इज q एंड अनदर इज 2q, दूसरा 2q है, अनदर इज 2q, k2 2q। तो जब इस रेशियो को हम चेक करते हैं तो हमें और कुछ नहीं, सब चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि जब ये 2 आएगा तो दोनों में आएगा, ये भी कैंसिल होएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कैंसिल होएगा, q दोनों में आएगा, मास दोनों में आएगा। तो एडिशनल फैक्टर आया क्या, एडिशनल फैक्टर आया हमारे पास ये 2 का, जो यहाँ पर ये जो 2 का एडिशनल फैक्टर आया है, और ये जो k1 और k2 का जो रेशियो था इसने इस एडिशनल फैक्टर 2 को नलीफाई कर दिया, लेकिन if 2 का एडिशन रहेगा इसका मतलब 2 वहाँ पर रेशियो रहने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा जब इन दोनों रेडियाइज को हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि k1 k2 को भी तो शामिल करना है, k1 k2 भी तो फाइंड आउट किया हमने यहाँ। ये देखो k1/2 की है ना, इसको भी यहाँ रखेंगे इस फॉर्मूले में, यहाँ भी जरूरत पड़ेगी ना इसकी, k1 k2 की। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका जब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में, यस दिस वन थर्ड, ठीक है, particle 1 and 2 enter the magnetic field with these velocities, then बताइए क्या होगा clockwise and anti-clockwise particle 1। तो यहाँ पर जो फोर्स का फॉर्मूला आता है क्यू वी क्रॉस बी, फोर्स इज गिवन बाई वी क्रॉस बी। तो पार्टिकल जो 1 है वो नेगेटिव है, और पार्टिकल 2 जो है वो पॉजिटिव है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करेंगे, बिकॉज दे आर, वन इज नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव, और v जो है आई यूनिट, v पॉजिटिव आई की डायरेक्शन में है, और जो b है वो k की पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो जब हम इन दोनों को लें तो v क्रॉस b कहाँ होगा, फिर v क्रॉस b -j में होगा, और पार्टिकल 2 जो है इसको फॉलो करेगा, और पार्टिकल 1 जो है, पार्टिकल 1 जो -q है वो इसके अपोजिट जाएगा। तो इस तरह से जो सी कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है कि पार्टिकल 1 रिवॉल्व्स क्लॉकवाइज और पार्टिकल 2 रिवॉल्व्स एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे के अपोजिट रिवॉल्व करेंगे। और ये बात जरूरी थी इसमें कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने यहाँ पर बताया कि जो नेगेटिव है 1 है, वो पार्टिकल जो है यहाँ पर क्लॉकवाइज में जाने वाला है, और जो 2 है वो एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। चलिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन कर सकते हैं प्रॉपर एनालॉजी से। और रही बात क्वेश्चन नंबर 4 की, if period of revolution of 1 is 4 seconds, the particle 2 the period will be, तो बताओ उसका पीरियड कितना होगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर कट, इनिशियल हम ऑफ द करें, यस स्टार्ट। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इट इज बिट टाइम टेकिंग, क्योंकि इसने कहा है कि जब टाइम पीरियड का फार्मूला होता है जो इस तरह से पीरियड में रिवॉल्व करते हैं ये पार्टिकल्स, तो टाइम पीरियड इज गिवन बाय दिस वन। तो आप देख सकते हैं टाइम प्रोपोर्शनल हो गया m बाई क्यू के, यहाँ m बाई क्यू के प्रोपोर्शनल यहाँ पर हो गया बिकॉज दीज आर कॉन्स्टेंट्स। और जब आप कंपेयर करेंगे तो टाइम पीरियड्स को, तो ये बन जाएगा m2/m1 इंटू q1/q2। लेकिन जो गिवन वैल्यू है कि ये तो m है, मतलब m1 तो m है और m2 उसका आधा है, एक इज गिवन कंडीशन।
और चार्ज भी ऐसे ही है कि चार्ज एक Q1Q है और दूसरा चार्ज है वो 2Q है। और अगर इस तरह से वैल्यू रिटर्न करते हैं हम इसमें, तो हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो हमारे पास बन जाती हैं, मतलब यहाँ T2/T1, M2 हो गया आपका M/2, M हो गया M1 हो गया M इंटू Q हो गया Q, और Q2 हो गया 2Q, Q से Q कैंसिल हो गया, M से M कैंसिल हो गया, तो 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/4 बन जाता है ये। तो यहाँ से इन दोनों का रेशो टाइम पीरियड्स का वो 1/4 निकल के आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना है 1 का जो पीरियड होगा, टाइम पीरियड 4 सेकंड होगा। दैट्स अ सिंपल थिंग यू कैन, तो ये 4 सेकंड होगा। 2 का पूछा है ना, अरे जब 1/4 है ना तो ये 1 का हो गया 2 का हो गया, तो ये इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था, जो इस तरह से पीरियड में रिवॉल्व करते हैं ये पार्टिकल्स, तो टाइम पीरियड इज गिवन बाय दिस वन। तो आप देख सकते हैं टाइम प्रोपोर्शनल हो गया M/Q के, यहाँ M/Q के प्रोपोर्शनल यहाँ पर हो गया बिकॉज दीज आर कॉन्स्टेंट्स। और जब आप कंपेयर करेंगे तो टाइम पीरियड्स को, तो ये बन जाएगा M2/N1 इंटू Q1/Q2। लेकिन जो गिवन वैल्यू है कि ये तो M है, मतलब M1 तो M है और M2 उसका आधा है, एक इस गिवन कंडीशन। और चार्ज भी ऐसा ही है कि चार्ज एक Q1Q है और दूसरा चार्ज है वो 2Q है। और अगर इस तरह से वैल्यू रिटर्न करते हैं हम इसमें, तो हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो हमारे पास बन जाती हैं, मतलब यहाँ T2/T1, M2 हो गया आपका M/2, M हो गया M1 हो गया M इंटू Q हो गया Q, और Q2 हो गया 2Q, Q से Q कैंसिल हो गया, M से M कैंसिल हो गया, तो 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4 बन जाता है ये। तो यहाँ से इन दोनों का रेशियो टाइम पीरियड्स का वो 1/4 निकल के आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो टाइम 1 का जो पीरियड होगा, टाइम पीरियड 4 सेकंड होगा। दैट्स अ सिंपल थिंग यू कैन, तो ये 4 सेकंड होगा। 2 का पूछा है ना, अरे जब 1/4 है ना तो ये 1 का हो गया 2 का हो गया, इजी। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो इसके अंदर if the value of momentum of particle were into P1 and P2, then P1 is this one। मोमेंटम के बारे में बताइए, क्या होगा मोमेंटम का, ये पार्ट है। if the value of momentum for particle were into P1 and P2, तो बताओ फिर क्या होगा। अब जो कंडीशन है इसमें गिवन, वो इसके अंदर जो है मासेस जो है, एक M है और दूसरा उसका आता है, एक पे चार्ज Q है दूसरे पे 2Q है। अब इस कंडीशन में चलिए हम इसमें देख लेते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो QB होती है, और यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम फाइंड आउट करें तो काइनेटिक एनर्जी होती है P²/2m। तो इस तरह से जो P²/2m है वो आपका QV बन गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी QE भी होती है। तो यहाँ से P अगर फाइंड आउट करें तो ये √2m QE भी हम मोमेंटम को कह सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम P1 और P2 का रेशो लें तो ये 2m 1 Q1 B हो जाएगा और ये हो जाएगा 2m2 Q2 B हो जाएगा। अब जो चीज़ इसमें कैंसिल हो सकती है उसमें कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि जो इनकी वैल्यूज़ हैं V की तो कांस्टेंट हैं, 2 भी कांस्टेंट हैं, तो ये M1 Q1 बचा और यहाँ M2 Q2 बचा। अब जिनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हैं उनको रिटर्न करने पर, मतलब M1 क्या है M2 क्या है M/2, Q2 क्या है 2Q, और Q1 क्या है Q1 क्या है Q। तो इस सब वैल्यूज़ को रिटर्न करने पर हम देखते हैं ये आता है √1, यानी 1 ही आ जाएगा ये। तो P1 P2 का रेशो 1 आएगा, तो इसका मतलब P1 मस्ट बी इक्वल टू P2। तो ये बी ऑप्शन इसका सही है, यहाँ पर हो जाएगा। ई में आ रहा है ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों को ये डिफिकल्ट लगा होगा डेफिनेटली। तो चलिए इसमें हम करते हैं। वो कह रहा है कि इन फिगर OA and OB show the variation of electric potential V at a point due to 2 points Q1 and Q2 with 1/r respectively. Here R represents distance to the point from the 2 point charges. तो जो बच्चे बेसिकली इस फॉर्मूले को समझ पाए, ये पोटेंशियल इज गिवन बाय KQ upon R, और ये ग्राफ जो है वो V और 1/r के बीच में है। तो जो ग्राफ है उसकी जो स्लोप है उसकी क्या मतलब, यहाँ पर हम इसको थोड़ा तरीके सेपरेट करके V इक्वल टू KQ इंटू 1/r, और स्लोप में क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं V/1/r इक्वल टू KQ। तो इन जो ये ग्राफ है इसकी जो स्लोप है वो एक्चुअली KQ के बराबर है। तो हमें यहाँ A के लिए Q1 और B के लिए Q2 इस स्लोप से मिल जाएगा। मतलब इसकी अगर हम tan ले लेंगे tan 60 डिग्री तो हमें KQ1 मिल जाएगा, और अगर हम tan 30 ले लेंगे तो हमें
के क्यूब तो मिल जाएगा, बस इतना ही है इसके अंदर, मतलब tan 60 डिग्री, बिकॉज दिस इज कॉल्ड स्लोप, दोनों का रेशियो जो होता है वो स्लोप है, ये tan थीटा है, और tan थीटा जो है वो के क्यूब हो गया, तो tan 60 जो है इसके अंदर आपका √3 हो गया, तो के की वैल्यू के Q1 की वैल्यू यहाँ पर √3 आ गई। और इसी तरह से tan, क्योंकि tan ये नीचे नेगेटिव में है तो -30, तो ये हो गई आपकी -1/√3, और ये के Q2 की वैल्यू हो गई, तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया नेचर क्या है चार्जेस की, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, एंड गिवन बाय दिस रिलेशन। और रेशो अगर निकालना है Q1/Q2 का, तो आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दो, √3/1/√3, अगर मैं इन्हें जोड़ी लेना है तो ये 3 आएगा, रेशो 3 आएगा, और जस्टिफाई कर सकते हैं इस आंसर को कि अगर हम साइन इंक्लूड करें तो -3 आएगा, और मैग्नीट्यूड लें तो वो 3 आएगा। So this is how we can do. But more importantly is how many of the students can identify the slope and hidden value of charges in this graph. So this is the way you can do this sum. Now question number 30 ka 31 ka two part. Two part charges are placed external field. ये external field दे रखा है, यहाँ A की वैल्यू दे रखी है, find the electrostatic potential energy of this configuration. तो ये थोड़ा क्वेश्चन जो है यू कैन से इट लिटिल बिट इजी, इतना इजी नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा देखें इसको तो क्योंकि इसमें चार्जेस जो है Q1 आपको दे रखा है -2 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस दे रखी है -0.3 मीटर, फिर Q2 दे रखा है 5 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस दे रखी है 0.3 मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंडेंट है A/x² की, और इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, जहां पर A कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू गिवन है। नाउ x इज अ वेरिएबल, तो इसमें उसने टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो टोटल एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ। टोटल एनर्जी जो होती है वो Q इंटू V, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास, Q1 और Q2 का कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 Vx1 प्लस Q2 Vq2 Vx2 plus K Q1 Q2 upon R12. So this is the formula you will use, but you can see here we need this V हमें यहाँ चाहिए, तो V निकालने के लिए आपको नेगेटिव इंटीग्रल लेना पड़ेगा, बिकॉज नेगेटिव ग्रेडियंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल, तो ये भी एक ट्रिकी एप्लीकेशन है, कितने बच्चे इसको कर पाएंगे, और जब हम नेगेटिव इंटीग्रल लेंगे A/x² का, क्योंकि गिवन है, तो ये आपके पास A/x आ जाएगा, तो पोटेंशियल आपका A/x आ गया, और जहाँ जहाँ x की वैल्यूज हैं वो उस तरह से हम पुट करते जाएंगे, और u को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास v जो है A/x के टर्म्स में आ गया है। तो बस इसमें आपने चार्ज को रखना है, जैसे पहला चार्ज -2 इंटू 10⁻⁻6 है, और फिर जो v A/x है A की वैल्यू वही 9 इंटू 10⁵, और डिस्टेंस -0.3 है, फिर प्लस Q2 की वैल्यू को रखना है, Q2 जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, so it is given 5 into 10⁶ divided by, you can see here that A/x, A is again your same thing, क्योंकि यहाँ भी ये है ना भी, वहाँ पर हमें A/x को रखना है, तो A/x, now x चेंज हो जाएगा इसके लिए, A वही रहेगा 9 into 10⁶, और x जो है यहाँ पर आपका 0.3 हो जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो फाइनली आपके पास u जो है वो 20.85 जूल निकल के आएगा। तो इस तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसमें आपको चार्जेस गिवन है Q1 Q2 नो डाउट, वो आप प्लेस कर सकते हैं, आपको डिस्टेंसेस गिवन हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, बस जो पोटेंशियल है वो A/x है, वो आपने थोड़ा देखना है, अगर उसको आप यूज़ कर पाए तो देन दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। लिटिल बिट ट्रिकी बट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स कैन डू इट इजीली, वो इसको कर पाएंगे। नाउ बी जो और पार्ट है इसका, ये टू इजी है क्वेश्चन,
क्योंकि ये जो है क्वेश्चन हमारा एक तरह से जो हमने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पढ़ा था, वो कह रहा है कि टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैं, उनकी चार्ज डेंसिटी गिवन है, वर्टिकली पैरेलल हैं, ईच अदर डिस्टेंस आर अपार्ट है, फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सर्टेड ऑन ईच अदर। तो चलिए हम इसको डिफरेंट पेज पर करते हैं, बिकॉज क्योंकि हेलो आप देखिए कि अब आपका आंसर सही है क्या। देखो कोई वायर है, मैं ये लो पेन लेता हूँ, कोई वायर है, चार्ज है, तो आपने इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की थी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, और ये जो है अगर इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 है तो यहाँ लैम्डा 1 हो जाएगी, और अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है तो यहाँ पर E1 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और वायर यहाँ प्लेस कर दी है। जब इस टू वन वायर के पास टू वायर को प्लेस किया गया तो इस पे चार्ज Q2 है। क्लियर? नाउ because it is having charge due to it experience a force due to E1, E1 के कारण इस पे एक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी Q2 E1। This must be clear to everyone. Now you very well know that जो चार्ज डेंसिटी होती है वो Q by L होती है। तो अगर ये लैम्डा 2 है 2 वायर के लिए तो यहाँ पे Q2 होगा, लेंथ दोनों की सेम है, तो यहाँ से Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा 2 N 2 N। फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, फोर्स की वैल्यू हो गई Q2 की वैल्यू लैम्डा 2 L, और मतलब चार्ज की वैल्यू, सॉरी चार्ज की वैल्यू हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो यहाँ से आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो कि है लैम्डा 1 2 पाई एप्सिलॉन आर। ये बन गई लैम्डा 1 लैम्डा 2 एल डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये एफ आ गया और आपने निकालना है एफ पर यूनिट लेंथ। तो इस पूरे को हम किससे डिवाइड करेंगे, एल से डिवाइड करेंगे तो एल एल से कैंसिल हो जाएगा, तो एफ बाई एल आ जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके पास दोनों वैल्यूज दे रखी हैं, एफ बाई एल लैम्डा 1 दे रखा है आपको क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए एक लैम्डा माइनस लैम्डा है और दूसरा 3 लैम्डा है, तो इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो जब हम इसको रखेंगे तो देखिए लैम्डा 1 हो गया माइनस लैम्डा और ये हो गया 3 लैम्डा, और नीचे है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो डेफिनेटली ये वैल्यू जो है बन जाएगी आपकी एफ बाई एल की माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो दिस मस्ट बी द वैल्यू जो आपने यहाँ पर ड्राइव करके दिखानी है। होपफुली अगर आप बच्चों ने इसको कोशिश किया होगा करने का तो डेफिनेटली आप इसको कर पाए होंगे। इसके अंदर वो कह रहा है यहाँ पर नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन का, ये सेकंड पार्ट, ये इसको क्लियर कर देते हैं। स्मॉल होलो we change the pen, small hollow conducting sphere of R1 given a charge Q, it is surrounded by a concentric conducting sphere cell of in R2 and outer radius R3 having charge -2। तो ये R1 R2 और R3 थ्री कंसेंट्रिक यहाँ पर शेल्स हैं। तो इन केस ने क्या कहा है, इफ द फाइनल चार्ज 2Q वर केप्ट एट द सेंटर, 2Q को सेंटर पर रखा गया हो, तब आप बताइए, और यहाँ पर देखिए जो R3 है वहाँ पर -3Q है, बट एट द सरफेस, और R1 के ऊपर चार्ज, ये देखो R1 यहाँ है, इसके ऊपर चार्ज +Q है, इसके बाहर एक और कंसेंट्रिक है जिसका इनसाइड वर्ड R1 और ये है R2। R2 पे कितना है, by concentric concentration of inner radius R2 and having radius R3, और एक और रेडियस है जो R3 है, इसके ऊपर -3Q चार्ज है, और सेंटर पर भी चार्ज रखा है 2Q। In that case, the electric flux through the concentric spherical Gaussian surface of radius x, where x is lying less than R1, मतलब एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा Gaussian सरफेस जो है वो R1 से भी कम है, फर्स्ट केस, और दूसरा lying between R1 R2, तो बताओ उसके लिए क्या वैल्यू होगी। तो आप गॉसियन सर्फ गॉस लॉ लगाते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और वहाँ पर चार्ज कितना रखा है एक्चुअल में, और 2Q है, लेस इस केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका आंसर हो जाएगा 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और दूसरे का आंसर हो जाएगा जो सेकंड पार्ट ये वाला है, इसमें कह रहा है कि कंडक्टर है, कंडक्टिंग शेल है जिसके ऊपर चार्ज +Q है, तो Q की वैल्यू 5 की वैल्यू हो जाएगी Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q कितना है 2Q इनसाइड और Q चार्ज वहाँ पर है, तो एक 2Q प्लस Q एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर फिर सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंस R द सेंटर एट दिस दो पोजीशंस दी हैं कि x अगर R3 से बड़ा हो और x अगर R1 और R2 से ये बीच में हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इज गिवन बाय, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट,
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इन आवर केस इट इज एक्स, तो यहाँ एक्स आ जाएगा और क्यू जो है वो इंक्लूड यहाँ पर आ जाएगी। तो रही बात की क्यू की इंक्लूड की वैल्यू क्या होगी, आप देखिए कि कितना इंक्लूड है उस केस के लिए जब एक्स बड़ा है आठवीं, मतलब वो आठवीं से बाहर चला गया, सारी अंदर सब अंदर जितने के सब आ गए। अंदर कौन कौन से हैं, 2 क्यू है, प्लस क्यू है, माइनस 3 क्यू है, और नेट कितना बना क्यू माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। तो ये आपका सेकंड का आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये जो हो गया ना एक्स आर थ्री, तो ऐसी पोजीशन हो गई जो सबसे बाहर चला गया। जब सबसे बाहर चला गया तो चार सारे जितने भी अंदर हैं सब आ गई, ठीक है। और रही बात वो पोजीशन जहां पर वो R1 और R2 के बीच में है, R1 और R2 के बीच में सिर्फ दो ही चार्ज आएंगे, वो 3Q माइनस 3Q वाला नहीं आएगा फिर। तो इसके लिए चार्ज कितने आएंगे, 2Q प्लस Q आएंगे। तो 2Q और नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ पर चार्ज इसके लिए होगा सेकंड केस के लिए। थर्ड केस के लिए क्या कह रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ स्फीयर एंड शेल। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा की वैल्यू क्या है, तो चार्ज अपॉन एरिया होता है। चार्ज 2Q है और एरिया उसका 4 पाई R1 स्क्वायर है, तो ये चार्ज डेंसिटी इसके लिए हो गई स्फीयर के लिए। और शेल के लिए चार्ज डेंसिटी, चार्ज कितना है, -2Q प्लस Q डिवाइड बाई 4 पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि उस शेल के लिए जो रेडियस है वो R2 है और स्फीयर के लिए रेडियस जो है वो R1 है। बस आपने चार्ज अपॉन एरिया करना है, देख लेना कि चार्ज कितना है वो एरिया। मतलब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते इसको, बट लिटिल बिट ट्रिकी। जिनको बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है कि कहाँ पर चार्ज रखने से क्या होता है, जो पूरा गॉस लॉ उनके दिमाग में बसा हुआ है, दे कैन डू इट इजीली। अदरवाइज मतलब रट्टा मारने वालों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ जिन्होंने समझ कर रखा है कि है क्या, उसके लिए ये इजी क्वेश्चन। अब हम बस कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो मार्क्स जिनमें आने हैं ना, वो सबसे लास्ट में डालता है ये CBSE वाले। मतलब पता नहीं क्या कि मार्क्स तो बच्चों के आईने लाए, इजी क्वेश्चन सबसे लास्ट में, और जिनमें उलझे रहे हैं वो बीच में। तो ये पता नहीं क्या इनका रहता है। देखिए ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन 32 क्वेश्चन है। A light bulb and open coil conductor connected in series across AC variable frequency, however the glow of the bulb है। ये कॉमन सा जो है इसका आंसर होता है कि अगर हम किसी आयरन को इंसर्ट कर दें किसी इंडक्टेंस में, तो उसकी इंडक्टेंस जो है इंक्रीज हो जाती है और उसकी टोटल इंपेडेंस भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जब इंपेडेंस इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली मतलब उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो करंट डिक्रीज होगा, और जब करंट डिक्रीज होगा तो दैट मीन्स बल्ब का जो ग्लो है वो भी डिक्रीज होगा। रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट डिक्रीज हो गया, तो बल्ब तो डिक्रीज होगा ही, मतलब किसी इंडक्टर ने किसी आयरन रोड को डालने पर, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज डिक्रीज्ड। यस, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स डिक्रीज होगी क्योंकि जो आपका एक्सएल की वैल्यू होती है, एक्सएल जो होता है वो 2 पाई FL होता है। तो जब एफ डिक्रीज होगा तो एक्सएल भी डिक्रीज होगा, एक्सएल डिक्रीज होगा, जेड डिक्रीज होगा, जेड डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा, और जब करंट इंक्रीज होगा तो बल्ब की ग्रो जो है वो इंक्रीज करेगी। तो फ्रीक्वेंसी के डिक्रीज करने से बल्ब जो है उसकी ग्रो इंक्रीज करती है। क्लियर, ऐसे समझ लीजिए, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई तो एक्सएल भी डिक्रीज हुई, एक्सएल डिक्रीज हुई तो जेड भी डिक्रीज हुई, और जेड डिक्रीज हुई तो करंट इंक्रीज हुई क्योंकि वो रेसिप्रोकल में होती है, और जब करंट इंक्रीज हुई तो बल्ब की ग्लो इंक्रीज हुई। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट इसका। यहाँ पर वोल्टेज इक्वेशन दे रखी है एक एलसीआर सर्किट के लिए, रेजिस्टेंस दे रखा है, इंडक्टेंस दे रखी है, कैपेसिटेंस दे रखी है, रूट टू दे पकड़ लीजिए। तो बताइए इम्पेडेंस क्या है। देखो मतलब बड़ी अजीब गरीब बात है कि बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन जो है सबसे लास्ट में डाले हुए हैं। इम्पेडेंस जो है जब होती है R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, और यहाँ से आप पहले ही फाइंड कर लीजिए XL क्या होता है, ओमेगा एन, ओमेगा मतलब 100 पाई इंटू 5/पाई, बिकॉज इसकी वन ये हो जाएगा 500 ओम, और XC कितना होगा, XC 1 ओवर ओमेगा C होता है। ये आपका 100 पाई ओमेगा है, यहाँ पर देख लीजिए ना ये ओमेगा होता है, तो 100 पाई, और यहाँ ब्रैकेट में कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जो है दे रखी है उसने 50 पाई माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड को 10⁻⁶ से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए और सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी 300। तो बस अब इसमें पुट करना है इन दोनों वैल्यूज को। जब पुट करेंगे रेजिस्टेंस आपका 400 था, और ये 500 माइनस 300 मतलब 200, सॉरी ये यहाँ पर 200 आएगा XC। और जब आप
एक्सएल माइनस एक्स करेंगे तो 300 आएगा, तो 300 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये 500 और 200 को माइनस करें, तो यहाँ से आपका जेड आ गया, और ये 500 आपके पास आने वाला है, 500 ओम आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। और फिर इसके अंदर वी आर एम एस पूछा है, वी आर एम एस क्या होता है, वी नॉट ओवर रूट टू, वी नॉट ओवर टी है यहाँ पर, रूट टू से 1.414 से डिवाइड करेंगे 200 वोल्ट आ जाएगा। और आई आर एम एस पूछा है, वी आर एम एस डिवाइड बाई जेड होता है, तो 200 डिवाइड बाई 500, ये आपका 0.4 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। और पार्ट भी इसका जो है वो भी ईजी है, लेंसेज लॉ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, डायमेंशन फॉर्मूला इंडक्टेंस का ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, और ये करंट जो है यहाँ से यहाँ रिड्यूस होते इतने टाइम में, तो बताओ सेल्फ इंडक्टेंस जो है, मतलब सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसमें इसको अप्लाई करना है और फाइंड आउट कर लेना है। 33 लास्ट क्वेश्चन आपका ये बचा है। तो देखिए इसके बाद जो इसका बी पार्ट और वाला पार्ट है, ये भी रिलेटिवली इजी है, तो इसमें जो है ज़्यादा सीधा ही पूछा, लेंसेज लॉ बताइए इसका, कैसे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, डायमेंशन फॉर्मूला बताइए सेल्फ इंडक्टेंस का, तो ये सब आप इजी बता सकते हैं। डायमेंशन फॉर्मूले का आंसर आपने क्या दिया है, एज पर माई ऑब्जर्वेशन जो डायमेंशन फार्मूला है, फार्मूला कैसे निकालोगे, क्योंकि ईएमएफ होता है एल, अगर हम नेगेटिव चूड़ी लें डी और डी टी, तो यहाँ से एल हो जाएगा आपका एफ साइड ईएमएफ इनटू डी टी बाई डी एल डी आई सॉरी। तो एंशियल के जो डायमेंशंस हैं वो होते हैं एम स्क्वायर टी माइनस 3 और एम्पियर, और टाइम के जब टी होता है करंट का एम्पियर होता है, तो सारी वैल्यूज को पुट करें तो एल का मेरे हिसाब से डायमेंशन होना चाहिए एम एल स्क्वायर ई माइनस 2 एम्पियर का -2, दिस शुड बी द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा रही बात इस पार्ट की, करंट कितना चेंज हुआ क्या हुआ, ये थोड़ा इजी पार्ट है इस क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए जो डेल्टा आई है करंट में चेंज, तो 2 - 8 है मतलब -6 एम्पियर, टाइम में चेंज कितना हुआ है 6 सेकेंड 0.6 सेकेंड, और ईएमएफ जनरेट हुआ 50 वोल्ट, और एल की वैल्यू क्या होती है, लेंज लॉ से एल अगर हम ट्रांसपोज करें इस इक्वेशन को, तो माइनस ईएमएफ इंटू डी टी बाई डी आई, तो सारी वैल्यूज रखो -50 इंटू 0.6 डिवाइड बाई -6, तो ये 5 हेनरी आता है, तो ये इंडक्टेंस यहाँ से इस तरह से निकाल सकते हैं एल की वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक यस दिस इज लास्ट। लास्ट क्वेश्चन जो है ऑप्टिक्स से आया है, और पहला तो क्या है कि a point object kept in convex frequency, draw a diagram show formation of image UV, मतलब वो जो आपने डेरिवेशन किया है डायरेक्ट टू डेरिवेशन यहाँ पर आ गया है, जहाँ पर रिफ्लेक्शन है द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस के लिए आप जो ड्राइव करते हैं रिलेशन n2 बाई v माइनस n1 बाई u इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। आई होप सब बच्चों ने कर दिया, क्योंकि हमने आपको पहले कहा था कि इसके आने की संभावना है n2 बाई v माइनस n1 बाई u इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर, जो है ये डेरिवेशन आपने इसके लिए किया होगा, तो 3 नंबर आपके पक्के हैं अगर आपने इसको किया है तो। रही बात सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में 1 बाई वी -1 बाई -30 इक्वल टू है 1 बाई 20, यहाँ से बस वी की वैल्यू निकालनी है जो कि हो जाएगी +60। और पार्ट में टू थिंग्स कन्वर्जिंग लेंस f1 f2 और प्लेस को एक्सीड ड्राइव एक्सप्रेशन फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो ये फोकल लेंथ की कॉम्बिनेशन ये इजी होती है, और सब बच्चों ने आई थिंक इसको कर लिया होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए जो डेरिवेशन होती है। रही बात इस पार्ट की, फ्रिंज विड्थ निकालो, देखिए फ्रिंज विड्थ की वैल्यू होती है बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, और ये दे रखा है सब 550 इंटू 2.2 और डी है 1.1, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.1 मिलीमीटर आपके पास ये निकल जाएगा, क्योंकि ये है नैनोमीटर में और ये है आपका मीटर्स में, और ये है मिलीमीटर में, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आएगा। और जो सेकंड फ्रिंज की डिस्टेंस है, सेकंड डार्क फ्रिंज की, दैट इज एट 3/2 बी, यानी कि आ जाएगी 1.65 मिलीमीटर। और जब पानी के लिए जो लैम्डा है वो डिक्रीज हो जाती है, तो बीटा क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी।
तो बस इस तरह से आप हमने पूरा पेपर ये सॉल्व कर दिया। होपफुली आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि हाउ मच यू आर गोइंग टू स्कोर। हो सकता है एक दो कहीं पर हमसे भी मिस्टेक हो गई हो, बट वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू गिव यू करेक्ट आंसर।